मैं अपनी बीवी से शदीद नफरत करता था और बीवी को तलाक देना चाहता था, लेकिन अब्बा ने मुझे सख्ती से तलाक देने से मना किया हुआ था। एक दिन अब्बा काम से दूसरे शहर गए तो मैंने पीछे से मौके का फायदा उठाते हुए बीवी को दूध में जहर मिलाकर पिला दिया और घर में शोर मचा दिया कि मेरी बीवी हार्ट अटैक से मर गई है। जब मैं बीवी को कब्र में दफनाने लगा तो अचानक कब्र के अंदर से आज मैं 6 साल के बाद अपने घर लौटा था। जैसे ही घर में दाखिल हुआ, ना सलाम ना दुआ, अब्बा ने आगे बढ़कर मुझे गले लगा लिया, गले में हार डालकर बोले, पुत्र शादी मुबारक हो। जब से तेरे आने की तारीख पता चली थी, मैं और तेरी माँ तेरी दुल्हन ढूंढ रहे थे और हमने सोचा था कि जैसे ही तू हवेली में कदम रखेगा तेरी शादी समरीन बेटी के साथ कर देंगे। अब्बा तो खुशी से बता रहे थे मगर मेरा तो दिल जैसे धड़कना बंद हो चुका था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि अब्बा इतना बड़ा फैसला मुझसे पूछे बगैर ले लेंगे और वो भी बिना किसी पेशगी इतला के। अब अपनी खुशी में भूल गए थे कि मैं 21वीं सदी का पढ़ा लिखा नौजवान हूँ। मैंने वो हार गले से उतार फेंका और गुस्से से पैर पटकता हुआ अंदर आ गया। हवेली में बजने वाला ढोल बंद हो गए और अब्बा की खामोशी भी इस बात का पता दे रही थी कि इन्हें मेरी नागवारी का पता चल चुका है। थोड़ी देर गुजरी थी कि मेरे कमरे में रफ्ता रफ्ता मेरे खानदान के बुजुर्ग जमा होने लगे। सबसे आगे मेरी माँ थी। बेटे, ये तूने क्या किया है? तू जानता है मेरी इस घर में इज्जत तेरे रवैये से मशरूत है। तो अगर ऐसा करेगा तो लोग क्या कहेंगे कि मैंने तेरी ये तरबियत की है। अम्मा ने अपनी ब्लैकमेलिंग शुरू कर दिया। अम्मा, ये कोई तरीका है? मैं पढ़ा लिखा बालिग नौजवान हूँ, आपने मुझसे पूछे बिना मेरी शादी तय कर दी, मुझे बताया तक नहीं। ये कहाँ का इंसाफ है? मैं तकरीबन चला रहा था, बेटे मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन अगर तू अपने बाप की बात नहीं मानेगा तो मुझे यहाँ एक पल नहीं रुकने देगा। इस उम्र में तलाक लेकर मैं कहाँ जाऊंगी बेटा, मेरा कुछ तो ख्याल कर। और अगर आज तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी, अपना दूध नहीं बख्शूंगी तुझे। अम्मा ने ये कहते हुए चादर मेरे पाँव में रख दी और इनके आंसू मेरे जूते पर गिरने लगे। मुझे शर्म आने लगी कि मैं कैसा बेटा हूँ, अपनी माँ को अपने पाँव में जलील कर रहा हूँ। अम्मा, ऐसा मत कहो, मान लूंगा तुम्हारी बात, लेकिन एक शर्त पर कि मैं इस हवेली में एक दिन नहीं रुकूंगा। इस शादी के बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। बेटे, तूने जो सोचा है वैसा ही होगा। अभी इनकार मत कर, निकाह के लिए मौलवी आ गया है, मेहमान बाहर बैठे हैं। तूने इनकार कर दिया तो हमारी नाक कट जाएगी बेटे, फिर मैं कहाँ जाऊंगी? तेरा बाप तो परेशानी से मर जाएगा मगर मुंह से कुछ नहीं बोलेगा। मान जा बेटे। मेरी माँ माथे को चूम रही थी। मैंने खामोशी से निकाह के लिए रजामंदी का इजहार कर दिया। अब्बा तो अब भी खुश हो रहे थे कि चलो जैसे भी सही, मैंने निकाह के लिए हाँ तो कर दी। थोड़ी देर के बाद मौलवी साहब आए, मेरे दस्तखत लेकर चले गए। मैंने कहा कि बंधन में बंध चुका था और अब रस्म दुनिया निभाने को मुझे दुल्हन के कमरे में भेज दिया गया। रात के 10 बजे होंगे। मुझे ना जल्दी सोने की आदत थी, ना ही मुझे गांव के रस्म और रिवाज की समझ आती थी। मैंने देखा वो लड़की सर झुकाए मेरे बिस्तर पर बैठी मेरा इंतजार कर रही थी। इसकी ये अदाएं देखकर मुझे सख्त गुस्सा आ रहा था। मेरे ख्यालों में मनाहिल का चेहरा और मेरी रूह में मनाहिल की आवाज बसी हुई थी। मैं इसे किसी पल भूल भी नहीं सकता था। वो शहर में रहते हुए मेरी रूह तक उतर चुकी थी। मैं और मनाहिल साथ पढ़ते थे और शादी करने का इरादा रखते थे, मगर मैं क्या जानता था कि गांव की हवेली में कदम रखते ही मैं एक रिश्ते में बन जाऊंगा। खैर, मैंने किसी से कुछ ना कहा। मैं जानता था कि मैं आजाद हूँ, अपना फैसला खुद कर सकता हूँ और किसी पर तो मेरा रौब नहीं चल सकता था। ये लड़की जिसकी वजह से मैं इस मुसीबत में फंसा था, इसे तो सजा दूं। दिल में सोचा, उठो, यहाँ से नाटक करने की जरूरत नहीं, कपड़े बदलो और वहाँ नीचे अपना बिस्तर बिछाकर सो जाओ। खबरदार, जो तुमने कभी मेरे पास भटकने की कोशिश की, ना तो मैंने अब तुम्हें अपनी बीवी तस्लीम किया है और ना मुझसे ऐसी कोई उम्मीद कायम रखना। मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ और उसी से शादी करके रहूंगा। मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई हैसियत नहीं। मैंने सख्ती से कहा। वो मेरी बात पर किसी किस्म के रद्द अमल का इजहार किए बिना उठकर खामोशी से सोफे पर बैठ गई। इसने अपना बिस्तर बनाया और इत्मीनान से सो गई। मुझे इसका सुकून से सोना भी नागवार गुजर रहा था। मैं चाहता था कि मैं इसे ज्यादा से ज्यादा असियत दूं ताकि इसे समझ आए कि मीर अली से शादी करने की सजा क्या है। मगर जब सुबह मेरी आंख खुली तो सारा कमरा साफ था। इसने चूड़ियां वगैरह बड़े सलीके से रख दी थी। अपने कपड़े तब्दील करके एक काली सी चादर ओढ़ी वो मेरे पास ही बैठी थी, जबकि इसने अपना बिस्तर भी समेट कर रख दिया था कि किसी आने वाले शख्स को अंदाजा ना हो जाए कि हमारी दरमियान क्या चल रहा है। मैंने इसकी सूरत देखी तो वो बहुत खूबसूरत थी, मगर एक लम्हे के लिए इसकी हुस्न में खोकर मैं दोबारा अपने हवासों में लौट आया। तुम क्या समझती हो, तुम अपनी इन अदाओं से मुझे अपना बना लोगी? ऐसा सोचना भी मत। मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ मनाहिल है, मैं कभी इसे भूल नहीं सकता। तुम जो मर्जी कर लो। इस जैसी
ऐसी नहीं हो सकती, मैंने इसके दिल पर वार करते हुए कहा। इसकी आंखों में हल्की सी नमी उतरी तो जैसे मेरे दिल को सुकून मिला। मैं उठकर फ्रेश होने चला गया। वापस आया तो वो भी तैयार हो चुकी थी। बिलाशबा वो खूबसूरत लग रही थी। गुलाबी जोड़े में वो बहुत ही हसीन लग रही थी, मगर मैं इसे हर तरह से नजर अंदाज कर रहा था। मैंने इसे एक नजर देखा और बिना इसे कुछ कहे दरवाजे से निकल गया। वो भी मेरे पीछे पीछे नाश्ते की मेज पर आ गई। सब हमें शादी की मुबारकबाद देने लगे। वो भी एक दिन की दुल्हन की तरह शर्मा रही थी। मैं इसके रवैये से ये जान गया था कि वो सबको ये बताने की कोशिश कर रही है कि हम दोनों के दरमियान सब कुछ बहुत अच्छा है, मगर मैं किसी की परवाह नहीं कर रहा था, बल्कि मैं तो वापस शहर जाने के बारे में सोच रहा था। मनाहिल का फोन रात को आया था। मैंने इससे अपनी शादी के बारे में कुछ ना बताया। वो पहले की तरह ही बात कर रही थी। वो नहीं जानती थी कि मेरी जिंदगी में कितनी बड़ी तब्दीली आ गई है, मगर इससे ज्यादा देर छुपना मुमकिन नहीं था। वो मुझे बार बार शहर बुला रही थी। नाश्ता वगैरह करके मेहमानों से फारिग हुआ तो वलीमे का फंक्शन शुरू हो गया। वलीमे को और बाकी शादी की रसूमात को मुकम्मल होने में 2-3 दिन लग गए थे। 2-3 दिन बाद जब हंगामे ठंडे हुए तो मैंने शहर जाने के लिए अपना बैग बांधना शुरू कर दिया। अपनी तैयारी मुकम्मल करके मैं अब्बा जान को खुदा हाफिज कहने आया तो वो बड़े इत्मीनान से बैठे थे। कहाँ जा रहे हो बेटा? इन्होंने गहरी नजर मेरे बैग पर डालते हुए कहा। अब्बा जान, आपने कहा था कि मैं इस लड़की से शादी कर लूं। शादी तो मैंने कर ली है, मगर मेरे यहाँ रहने का कोई जवाब नहीं बनता। मुझे शहर में बहुत सारे अधूरे काम निपटाने हैं। अब मुझे जाना होगा, वरना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। मेरे क्लिनिक में मेरे काफी सारे मरीज हैं जिनसे मैंने कमिटमेंट की हुई है। इनके पास भी तो जाना है। अब्बा ने इत्मीनान से कहा। इनको कोई और डॉक्टर देख लेगा बेटा। नहीं अब्बा, मेरा क्लिनिक है वहाँ पर, मैं सब कुछ यूं तो नहीं छोड़ सकता। बेटा वहाँ पर क्लिनिक है ना, मैं यहाँ तुम्हें अस्पताल बना कर दे दूंगा। कोई जरूरत नहीं शहर जाने की। नहीं अब्बा, शहर की बात और है, मुझे वहाँ अपनी प्रैक्टिस करनी है। तो फिर ठीक है, तुम समरीन बेटी को अपने साथ ले जाओगे, लेकिन आज नहीं। मैं समरीन बेटी को खुद तुम्हारे ठिकाने पर छोड़कर आऊंगा और देखूंगा तुम्हारा रवैया इसके साथ कैसा है। अब्बा ने बात की तो मेरा दिल बुझ गया। मेरे फ्लैट पर तो मनाहिल भी थी। अब मैं अब्बा के सामने शहर जाता और मनाहिल को फ्लैट से निकलने का कहता तो भी बुरी बात थी, और अपनी इस गांव की बीवी को लेकर मैं वहां रहने से तो रहा। अब्बा की बात पर मैं लाजवाब सा हो गया। अब चाह कर भी मैं शहर नहीं जा सकता था, मगर कुछ दिन बाद अब्बा को कोई काम पड़ गया। वो किसी काम से दूसरे शहर चले गए। मुझे मौका मिल गया। मैंने दिल में सोचा कि आज तो समरीन बेगम का काम तमाम कर ही रहूंगा। मैंने इसे कभी मोहब्बत से बात नहीं की थी, मगर मैं जानता था कि मैं इससे जरा सी मोहब्बत जताऊंगा तो वो मोम की तरह पिघल जाएगी, और फिर मैंने ऐसा ही किया। वो सजी सवरी किसी फूल की कली की तरह रहती थी। मैंने इसे अपने पास बुलाया, मोहब्बत और चाहत के चंद लफ्ज कहे और फिर इसे दूध लाने को कहा। वो जल्दी से खुश होकर गरम गरम दूध 2 गिलास में डालकर ले आई। मैंने कहा, हमारी नई जिंदगी की शुरुआत हो रही है। मैं चाहता हूँ कि हम एक दूसरे के हाथ से दूध पिए। समरीन की आंखें चमकने लगी। यकीनन वो यही समझ रही थी कि मैंने सब कुछ कबूल करने का इरादा कर लिया है, मगर वो नहीं जानती थी कि मैंने इसकी गिलास में कौन सी दवा मिला रखी है। समरीन ने अपने चेहरे पर दुपट्टा रख लिया। आप उधर मुंह करें, मैं आपके सामने नहीं पी सकती, मुझे शर्म आ रही है। समरीन की बात सुनकर मैं दिल ही दिल में हंसा। आखिरी बार शर्मा लो, इसके बाद तुम किसी को नजर नहीं आओगी, मैंने दिल में सोचा और दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। थोड़ी देर बाद समरीन ने अपना हाथ मेरे सामने किया। इसका मतलब था कि समरीन दूध का गिलास खत्म कर चुकी है। मैंने समरीन से मोहब्बत भरी बातें की और कुछ लम्हे गुजरने के बाद समरीन की तबीयत खराब होना शुरू हो गई। ये सब कुछ मेरे मंसूबे के ऐन मुताबिक हो रहा था, मगर इसके बावजूद भी समरीन परेशान नहीं थी। वो आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर लेटी चली गई। इसके पेट में शदीद दर्द हो रहा था और फिर समरीन की आंखें बंद होने लगी। मैंने आगे बढ़कर इसे हिलाया, मगर इसकी सांस रुक चुकी थी। जब मैंने देखा कि मेरा दिया हुआ जहर काम कर गया तो दरवाजा खुला और सबको चींख चींख कर इकट्ठा कर दिया। सब लोग मेरे कमरे में जमा हो गए। कोई समरीन को हिला रहा था। मैंने सबको पीछे कर दिया और कहा, इसे हार्ट अटैक आया है। जब मैं इसे चेक करने लगा तो सबको कह दिया कि दूर हटो, इसे हाथ लगाने की कोई जरूरत नहीं। इसे बहुत खतरनाक बीमारी लाहक थी जिसकी वजह से इसकी जान चली गई। तुम लोगों में से जो भी इसे हाथ लगाएगा अपनी मौत को दावत देगा। मैंने सबको डरा दिया। सब लोग मेरी बात पर यकीन करते थे क्योंकि मैं खुद एक डॉक्टर था। जाहिर है मैं जो भी बात कहता इन लोगों को यकीन आ जाता। अब्बा जान तो अभी तक दूसरे शहर से नहीं आए थे। वहां से आते वक्त इन्हें तकरीबन 8-10 घंटे लग जाते। तब तक मैंने इन लोगों से कह दिया कि अगर समरीन की लाश को मजीद यहाँ रखा गया तो हो सकता है कि इस पूरी हवेली में वबा फैल जाए, इसलिए बेहतर है कि हम इसे जल्द अज जल्द दफना दें ताकि बाद में कोई बदमज़गी ना हो। मेरी बात पर सबने इत्तेफाक किया और
समरीन को दफनाने लगी। मेरे दिल में कोई मलाल नहीं था, मैं बस मनाहिल के सपने देख रहा था। जानता था कि शहर जाऊंगा तो वो मेरा इंतजार कर रही होगी। लोगों के सामने भी मजलूम बना रोने का नाटक कर रहा था। कभी उदास होता तो कभी समरीन के चारपाई के पास बेबसी से बैठ जाता। औरतें मुझे देखकर हमदर्दी कर रही थी कि 2 दिन की दुल्हन इसके साथ ना रही और इसकी जिंदगी ने वफा ना की, मगर मैं दिल ही दिल में मुतमईन था। जानता था कि समरीन की मौत के बाद मेरी जिंदगी कदरे आसान हो जाएगी। अब्बा ने इसे तो मेरे सर पर मुसल्लत कर दिया था, मगर मैंने अपनी चालाकी से इसे जान छुड़ाने में कामयाब हो गया था। थोड़ी देर के बाद समरीन का जनाजा उठाने का वक्त आ गया। हवेली में गोया ग्रहम मच गया। अब्बा के आने से पहले ही मेरे कहने के मुताबिक समरीन को दफनाया जा रहा था। मैं दिल ही दिल में खुश हो रहा था। खैर, बाकी सब मेहमानों से फारिग होने के बाद मैं अपनी अम्मा के पास आ बैठा। अम्मा के रो रो कर आंसू खुश्क हो चुके थे, जबकि मेरी बहन तो समरीन की पक्की सहेली थी। वो उसे याद करके रो रही थी। इन सब में अगर कोई खुश था तो वो मैं था। सब मेहमानों से फारिग होने के बाद मैं अपने कमरे में आ गया। मैंने अपने कमरे को कुंडी लगाई और सुकून की सांस ली। खुदाया तेरे शुक्र, मेरी इस चुड़ैल से जान तो छुटी। अब मैं जाकर मिनाहिल से शादी करूंगा और इसे बताऊंगा कि मैंने इसके लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। अपने हाथों से अपनी बीवी को जहर दिया, अपने हाथों से इसे दफन किया। मैं शैतानी हंसी हंसने लगा। हंसते हंसते मेरी नजर अपने बेड पर गई तो ये देखकर मेरे पांव तले से जमीन खिसक गई कि वहां कोई और नहीं, सफेद कपड़ों में मलबूस समरीन बैठी थी। दिल सोचने लगा कि कहीं समरीन की रूह मुझसे बदला लेने तो नहीं आ गई। मैं दरवाजा खोलकर भागने ही वाला था कि समरीन ने मुझे आवाज दी, बहुत खुश होना तुम मुझे मारकर। फिक्र नहीं करो, मैं समरीन ही हूँ, इसकी रूह नहीं। समरीन ने ये कहकर मेरे सर पर बम फोड़ दिया। समरीन, तुम यहाँ, तुम जिंदा हो? मैंने हैरत से पूछा। क्यों, अफसोस हो रहा है तुम्हें कि मैं जिंदा हूँ? समरीन ने बेनियाजी से पूछा। नहीं, लेकिन तुमने ये सब कैसे किया? मैंने हैरत से पूछा। कैसे किया ये मत पूछो, ये पूछो कि क्यों किया। तुमने हमेशा मुझे धुतकारा, मेरे हुलिये का मजाक उड़ाया। तुम्हें अपनी तालीम पर बड़ा ज़ौक था ना, मगर तुम जानते हो कि तुम ये जिस डिग्री पर फख्र कर रहे हो, मैं तुम्हारे ही कॉलेज की जूनियर क्लास की टॉपर रही हूँ, मगर मैंने कभी गुरूर नहीं किया। मैंने हमेशा अल्लाह ताला और इसके रसूल की तालीमात पर अमल करके अपनी जिंदगी को आसान बनाना चाहा और तुम अपनी मोहब्बत के पीछे भागते रहे। तुम्हें यह जानकर हैरत होगी कि मैं भी तुम्हारे ही कॉलेज में पढ़ी हूँ, मगर तुम में और मुझ में बहुत फर्क है। तुम अपनी छोटी अना की तस्कीन की खातिर क्या से क्या बन के, मैं अपनी जड़ों से जुड़ी रहूंगी, कभी इनसे बगावत नहीं करूंगी। तुमने जब मुझे दूध दिया था, मुझे शक हो गया था कि तुमने कभी मुझसे हंसकर बात तक नहीं की। आज मोहब्बत भरी बातें और ये सब क्या है, समझ गई थी मैं अनपढ़ नहीं हूँ। मैं तुमने मुझे जाहिल समझा, मगर मैं अपने कॉलेज के टॉपर थी। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारी इन हरकतों को समझ नहीं पाऊंगी? मैं सब जानती थी। मैं जानती थी कि तुम मुझे मारने का नाटक करोगे। तुम यहाँ से जाओगे, शहर में जाकर मनाहिल से शादी करोगे, मगर मैंने तुम्हें कुछ ना कहा कि शायद तुम्हें शर्म आ जाए, मगर तुम जैसे लोगों को शर्म नहीं आती, वो अपनी गलतियों पर कभी शर्मिंदा नहीं होते। हाँ, मगर मैंने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया है। समरीन ने मेरी तरफ देखकर कहा, आज के बाद से तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। वैसे भी हवेली की नजर में तो मैं मर चुकी हूँ, कोई मुझे नहीं जानता। तुम फिक्र नहीं करो, मैं एक मुलाजमा की मदद से कब्र से बाहर आई हूँ, वरना तुमने तो मुझे दफना ही दिया था। और फिर आज तुम ये कर सकते हो तो कल को कुछ और भी करोगे। मुझे तुमसे कोई गिला नहीं, तुम जैसे थे वैसे ही रहो। मैं तुम्हारी जिंदगी से खामोशी से चली जाऊंगी। बस दुआ करूंगी कि खुदा तुम्हें हदायत दे और तुम्हें तौफीक दे कि तुम दूसरों के जज्बात भी समझ सको। ये कहकर समरीन रुकी नहीं, इसने खुद को चादर में लपेटा और पिछले दरवाजे से हवेली से निकल गई। मैं इसे देखता रह गया। सोच भी नहीं सकता था कि वो इस कदर पढ़ी लिखी और समझदार होगी। मुझे पछतावा होने लगा कि ये मैंने क्या कर दिया। अगर समरीन किसी को मेरी हकीकत बता देगी तो क्या होगा, लेकिन मैं जानता था वो ऐसा नहीं करेगी। फिर ऐसा ही हुआ। अगले दिन वो मुझे कहीं नजर नहीं आई। हवेली में अभी मुझसे हमदर्दी कर रहे थे। अगले दिन मैंने किसी से कुछ ना कहा। अब्बा भी आ गए थे। अपनी भांजी की मौत पर वो बहुत अफसोदा थे, मगर मैं जानता था कि अब वो मुझे शहर जाने से नहीं रोकेंगे, क्योंकि मेरा दिल तो पहले ही उदास था। वो मेरी खुशी में रुकावट ना बनते। और फिर मेरी बीवी के 40वें के बाद मैंने अब्बा से शहर जाने की इजाजत मांगी। अब्बा ने मुझे इजाजत दे दी। वो जानते थे कि गांव में मेरा दिल नहीं लगता। अब्बा की इजाजत लेकर मैं वापस शहर आ गया। मैंने मिनाहिल से शादी की और इसके साथ हंसी खुशी रहने लगा। मिनाहिल मेरी मोहब्बत पाकर बहुत खुश थी। हम दोनों अपनी जिंदगी खुश व खुर्रम गुजार रहे थे। 2-3 माह के बाद जब शादी का खुमार उतरा तो मालूम हुआ कि मुझ में और मेरी बीवी मिनाहिल में बहुत फर्क है। मैं बज़ाहिर मॉडर्न तो था, मगर मैं वही जिम्मेदार और जागीरदाराना सोच का मालिक
था, जिससे मनाहिल जैसी लड़कियां चिढ़ खाती हैं। मैंने मनाहिल पर पाबंदियां शुरू की, लेकिन इसने जीना हराम कर दिया। वो कपड़े भी ऐसे पहनती कि मैं शर्म से पानी पानी हो जाता। मैं इसे कुछ ना कह पाता और वो भी मेरी इस मजबूरी का भरपूर फायदा उठाती। कहती, तुम तो जानते थे कि मैं इतनी ही मॉडर्न हूँ, अब फिर क्यों मुंह बना रहे हो? क्यों इस बात के ऊपर मुझसे लड़ते हो कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानती? क्या तुम्हें नहीं पता था कि तुम्हारी बीवी किस शख्सियत की मालिक है? वो ये बातें कहती तो मेरा दिल कट जाता। कैसी बातें करती हो मनाहिल? पहले बात और थी, अब बात और है। अब तुम मेरी बीवी हो, तुम्हें मेरे मुताबिक चलना चाहिए। मगर मनाहिल मेरी कोई बात ना सुनती। रफ्ता रफ्ता हमारी लड़ाई झगड़े बढ़ने लगे और इससे पहले कि हम लोग अपनी राहें जुदा करते, हम दोनों के दरमियान नन्हा मेहमान आ गया। मनाहिल उम्मीद से थी। मैं इसी वजह से इसका रवैया बर्दाश्त करता जाता कि मैं जानता था मनाहिल को उस वक्त सुकून की जरूरत है। मैंने मनाहिल से हर तरह का ताउन किया। बच्ची की पैदाइश के बाद मनाहिल का रवैया मुझसे बदल गया। वो फिर से अपनी पुरानी हरकतों पर उतर आई। मैं उसे किसी बात के लिए मना करता तो वो मुझसे लड़ पड़ती और मुझे इस बात का भी डर था कि मनाहिल मेरी बेटी को भी अपना जैसा ही बनाएगी। मैं हरगिज नहीं चाहता था कि मेरी बेटी मनाहिल जैसे बने। अब मुझे अंदाजा हो रहा था कि गांव की औरतें और हमारे रस्म और रिवाज हम मर्दों के लिए कितने जरूरी होते हैं। मनाहिल मेरी जरा भी इज्जत ना करती। फिर एक दिन मेरी जिंदगी में वो वाकया हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। हमारी शादी की सालगिरह का दिन था। मनाहिल ने मुझे बड़े प्यार से केक बना कर दिया। मैंने केक खाया तो तबीयत बोझल हो गई। फिर काफी देर के बाद जाकर एहसास हुआ कि मैंने कुछ गलत खा लिया। दौड़ा दौड़ा खुद ही हॉस्पिटल गया, मगर कुछ होश ना रहा क्योंकि मैं जहरीला खाना खा चुका था। और जाहिर है ये खाना देने वाला कोई और नहीं, खुद मेरी अपनी बीवी मनाहिल थी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मनाहिल इस कदर बेरहम और शफाक निकलेगी। मैं बच तो गया था, मगर इसके बाद हमारा रिश्ता ना बच सका। मनाहिल ने मेरी जायदाद पर कब्जा करने के लिए मुझे वैसे ही जहर दिया है जैसे मैंने कभी समरीन को दिया था। मुझे समरीन की रह रह कर याद आ रही थी। मैं काफी अरसा इसे ढूंढता रहा। बल आखिर समरीन मुझे नफ्सियात के एक अस्पताल में मिली। मैं इससे मिलकर बहुत रोया, इससे माफी मांगी, कहा कि वो मुझे एक और मौका दे दे। मगर समरीन कहने लगी कि अगर तुमने मुझसे दोबारा राब्ता करने की कोशिश की तो मैं यहाँ से भी चली जाऊंगी। मैं अब जानता हूँ कि समरीन कहाँ है। वो मेरी बीवी है, मगर इस पर मेरा कोई हक नहीं रहा। मैं किस मुंह से कहूँ कि मैंने समरीन को अपने हाथों से ही जहर दिया था। घर वालों की मदद तो ले नहीं सकता था, लेकिन मैं कहानी सुनने वालों से इस बात की तवक्को करता हूँ कि वो अपनी राय का इजहार करके मेरे फैसले को जरूर आसान बनाएंगे। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने का शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।